आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं आपको बताऊंगा पंजाब और हरियाणा के उन हजारों की संख्या में देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों के जत्थों के बारे में, उस प्रदर्शन के बारे में जो कि महीनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, लेकिन आज वो हिंसक हो गया। कुछ किसान उग्र हो गए तो उसकी रिप्लाई में जो सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, जिसमें पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद थे और सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे, इन्होंने भी ये जो हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ पहुंची थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में थी, क्योंकि इन किसानों को लगता है कि ये जो 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है ये उनके खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने आज मार्च किया देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ, वो तमाम मंजर, वो तमाम दृश्य, वो तमाम घटनाक्रम के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कौन कौन से नेताओं को हिरासत में लिया गया, कौन कौन सी जगह पर ये जो प्रदर्शन था वो हिंसक हुआ, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए, इसके साथ साथ भीड़ को तितर बितर करने के उद्देश्य से इन सभी पर पानी की बौछारें भी की गई, यानी वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। सामने से किसानों ने भी पत्थरबाजी की, उन्होंने भी बैरिकेडिंग को नदी तक में फेंक दिया। ये तमाम चीजें आज हुई हैं दोस्तों। ये बहुत ही दुखद है और इसके बारे में मैं चर्चा आज आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको आज 2 घटनाओं के बारे में बताना जरूरी है। इनफैक्ट आपको याद करवाना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख क्या है। आज 26/11 है, यानी 26 नवंबर। और याद कीजिए दोस्तों, 12 वर्ष पहले, 12 बरस बीत गए जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने, जो कि हमारे देश की सीमा में समुद्र के रास्ते दाखिल हुए थे, उन्होंने प्रवेश किया था। किस प्रकार से उन्होंने देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर हमला किया था। वो खूनी रक्तपात आज ही के दिन हुआ था दोस्तों, और 12 बरस बीत चुके हैं। 60 घंटों तक ये एक प्रकार से पूरा का पूरा उनका हमला चला था, और ऑपरेशन भी हमारे एनएसजी कमांडोज और मुंबई पुलिस के जो जवान थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके द्वारा चलाया गया था। और 60 घंटों की मशक्कत के बाद तमाम आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया था। 10 में से 9 को मार गिराया गया था, जबकि एक आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को जीवित पकड़ा गया था, जिसे बाद में वर्ष 2012 में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, आज के दिन मैं उन तमाम जो 166 लोग जो हमारे देश के नागरिक भी थे और कई सारे विदेशी नागरिक भी थे, उन तमाम लोगों को जिनकी इस हमले में मृत्यु हुई थी, इन आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी, उस कारण इन 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ मुंबई पुलिस के 18 पुलिसकर्मियों की भी इस हमले में मृत्यु हुई थी। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई थी। मैं तमाम उन 18 पुलिसकर्मियों को भी, जिसमें बड़े अधिकारी से लेकर हर एक प्रकार से हर पोस्ट के अधिकारी उसमें मौजूद थे, कर्मचारी उसमें मौजूद थे, 18 पुलिसकर्मियों ने इस हमले को रोकने में अपनी जान दे दी। उन तमाम लोगों को भी सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, उनका भी जिक्र करना जरूरी है दोस्तों। यह हमला दोस्तों पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने किया था, जिसका प्रमुख हाफिज सईद है। और यह हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित है और जीवित है। दोस्तों, आज 12 बरस बीत चुके हैं और इस घटना के तमाम वो मंजर मेरी आंखों के सामने ताजा है। जब भी मैं कभी भी इस हमले के बारे में सोचता हूं, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो कितना भयावह मंजर था जब बेखौफ आतंकी लगातार किसी का भी कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे, लोगों को भून रहे थे गोलियों से, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और बम धमाके हो रहे थे। याद कीजिए नरीमन पॉइंट को, याद कीजिए ताज होटल को,
याद कीजिए लियोपोल्ड कैफे को, और ऐसे तमाम, याद कीजिए कामा हॉस्पिटल को, याद कीजिए उस टैक्सी को जिसमें विस्फोट हुआ था। एक श्रृंखला सी इन आतंकवादियों ने बना दी थी। यह हमला बहुत ही दुखद था और पाकिस्तान को उसके बाद भी जवाब दिया गया हमारे सरकारों की ओर से, हमारे सैनिकों की तरफ से, और उसके बाद भी कई सारे बदलाव भी आए हमारे आंतरिक सुरक्षा की नीतियों में भी। लेकिन आज के इस दिन दोस्तों, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस हमले में जिनकी मृत्यु हो गई, और उन तमाम पुलिसकर्मियों को भी जिन्होंने इस हमले में शहीद हो गए, वो लोग, उनको आज नमन करने का दिन है। इसके अलावा दोस्तों, आज एक और खास अवसर है और इस अवसर को आपको याद जरूर करना चाहिए। यह अवसर आपसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। आज राष्ट्रीय कानून दिवस है, यानी नेशनल लॉ डे है, और संविधान दिवस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन दोस्तों 71 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे संविधान को हमारी संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कराया गया था, यानी अपनाया गया था। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था और भारत गणतंत्र बना था, जिसे हम सभी रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे संविधान निर्माताओं को याद करने की आवश्यकता है, उन्हें नमन करने की आवश्यकता है, जिनकी जो दृष्टि थी वो कितने आगे के सोचते थे दोस्तों। सोचिए आप कि उन्होंने इस संविधान का निर्माण कर दिया। आज उन तमाम लोगों को नमन करने का दिन है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण दरअसल विश्व के प्रमुख संविधानों के अध्ययन और वर्षों की व्यापक चर्चाओं के बाद हुआ था। संविधान एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जो देश के सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और संरक्षित भी करता है, बिना किसी भेदभाव के। आइए हम सभी मिलकर ये प्रण लें कि हम हमारे संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा भी करेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी ये प्रण लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज एक दुखद खबर सामने आई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के HMT इलाके में आज घात लगाकर आए 3 आतंकवादियों ने हमारी सेना, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया और इस हमले में हमारे 2 जवान शहीद हो गए। ये ताबड़तोड़ हमला आज हुआ था दोस्तों पेट्रोलिंग पार्टी पर, और श्रीनगर में यह हमला हुआ था और HMT इलाका था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादी थे, दरअसल ये संख्या में 3 थे, और इनमें से बताया जा रहा है कि 2 पाकिस्तानी थे और 1 स्थानीय आतंकवादी था। और ये सभी गाड़ी में सवार होकर आए थे, और फिर जब इन्होंने उतरे तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इस हमले में ये जो 2 जवान थे, हमारे भारतीय सेना के 2 जवान थे, ये गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका बाद में अस्पताल में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा इन दोनों जवानों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, ये आतंकवादी, चूंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव होने वाले हैं, 28 तारीख को वहां पर पहला चरण का वहां पर चुनाव है, शनिवार को ही। और इसी के मद्देनजर पाकिस्तान और वहां पर जो अलगाववादी रह रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये लगातार चाहते हैं कि ये चुनाव ना हो, और इसी दिशा में ये लगातार ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं ताकि वहां पर अस्थिरता बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होने वाले चुनाव पर उसका प्रभाव डाला जा सके, ताकि लोग भयभीत हों और लोग चुनाव में मतदान ना कर सकें और वहां पर चुनाव थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए, स्थगित हो जाए। लगातार पाकिस्तान की मंशा है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने आज पुंछ, जो वहां का इलाका है, पुंछ सेक्टर में आज LOC पर जो सीज फायर होता है उसका उल्लंघन किया और भारी उधर से फायरिंग करी, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी लगातार मुंह तोड़ उत्तर दे रही है पाकिस्तानी सेना को। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, पिछले वर्ष जिसको हटाया गया था, उसके बाद से लगातार उसके पैर कांप रहे हैं और वो लगातार किसी तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के भीतर अस्थिरता का माहौल
पुनः पैदा किया जा सके, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेना के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और इसी के साथ साथ वहां पर जो सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, जो तमाम सुरक्षा बल वहां पर मौजूद हैं, वो सभी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देंगे। दोस्तों, और अब बात करूंगा मैं उस विषय पर जिस विषय से मैंने शुरुआत की थी आज की इस वीडियो की। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। एक किसान जब खेत में मेहनत करता है दिन रात, हफ्तों, महीनों, वर्षों, उसके बाद एक देश का या हमारे देश का या किसी भी देश का पेट भरा जाता है। लेकिन यह बात भी आप याद रखिएगा कि किसान कई कई बार भूखा भी सोता है। वो और लोगों का तो पेट भर देता है, लेकिन वो स्वयं कई कई बार मजबूर होता है भूखा सोने को। और अगर हमारे देश के भीतर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में अगर किसानों के भीतर किसी प्रकार का कोई एक प्रकार से आशंका है, उन्हें डाउट हो रहा है कि हो सकता है उनकी एमएसपी ना मिले उन्हें उनकी फसलों की, हो सकता है उन्हें इस बात की आशंका है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार इसमें मंडी सिस्टम ना खत्म हो जाए, इस बात की उनको आशंका है, तो क्या यह नैतिक कदम नहीं था कि केंद्र सरकार या जो स्वयं कृषि मंत्री हैं वो एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर या फिर स्वयं ही जाकर उन किसानों को एड्रेस करते, उनका संबोधन करते और उनसे उनकी आशंकाएं हैं उसको सुनते। लेकिन ये सब नहीं हुआ। अब जरूर हो रहा है, लेकिन पहले हमने स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, उसके बाद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आज जिस प्रकार से जो स्थिति पैदा हो गई थी पंजाब और हरियाणा के किसानों के सामने, एक प्रकार से आप देखिए कि सुरक्षा बल आ चुके थे, सुरक्षा बल के जवान आ चुके थे। और आप इस प्रकार की कल्पना कीजिए, आप इन दृश्यों में भी आप देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से ये एक पुल है और आप देखिए कि नीचे नदी भी बह रही है और इस पुल के ऊपर ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं, ट्रक्स भी खड़े हुए हैं और इस पुल पर सैकड़ों की संख्या में किसान भी खड़े हुए हैं। और यहां पर आप देखिए कि ये नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है और अगर कोई अनहोनी हो जाती, अगर एक भी किसान अगर इस नदी में गिर जाता, तो फिर उसके बाद ये स्थिति कितनी नाजुक हो जाती, कितनी और ज्यादा हिंसक हो जाती। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार कृषि कानूनों के विरोध में पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हां, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि लगातार कई महीनों से इन्होंने जो रेलवे ट्रैक्स थे उसको भी एक प्रकार से ब्लॉक करके रखा हुआ था और टोल प्लाजों पर भी, टोल नाकों पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन इनकी एक योजना थी कि 26 और 27 तारीख को ये लोग देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उसके बाद दिल्ली में फिर ये लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब ये उसी के तहत आज निकले तो हरियाणा के बॉर्डर पर, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल अंबाला पटियाला बॉर्डर है और यहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और उसके बाद जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, स्थिति कंट्रोल उनसे नहीं हुई, तो उसके बाद आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी इसमें आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। और इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी एक प्रकार से तैनात किया गया है ताकि इन किसानों को रोका जाए, ताकि ये लोग देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ट्वीट्स भी किए हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और उन्होंने इन किसानों का समर्थन किया है। इसी के साथ साथ कई लोगों ने तो केंद्र सरकार को तानाशाह तक का भी तमगा दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्यों के किसान भी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम इन राज्यों के किसान शामिल हैं और ये स्थिति दोस्तों ऐसी हो चुकी है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि ये 3 कृषि कानून लेकर आए हैं वो खिलाफ नहीं है किसानों के, लेकिन इन किसानों को ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो इससे क्या बातचीत नहीं की जा सकती है? क्या बातचीत का कोई रास्ता इनसे अपनाया नहीं जा सकता है? यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों संयम खोया प्रशासन ने, सरकारों ने, और इन किसानों पर इस सर्दी के माहौल में, सर्दियां चल रही हैं, उन पर देखिए आप पानी की बौछारें की गई और
किस प्रकार से आंसू गैस के गोले फेंके गए। इसके रिप्लाई में किसानों ने भी आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी करी और ये सारा का सारा आज सिलसिला, ये सारा का सारा मंजर चल रहा था दोस्तों। और लगातार किसानों की ये मांग है कि उनको लग रहा है कि कानून जो है उनके खिलाफ है, तो केंद्र सरकार जो कि अब कृषि मंत्री ने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कि 3 दिसंबर को किसानों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी। क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? ये बड़ा ही सरल तरीका था, इसमें कोई पुलिस फोर्स, कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आपको एक प्रतिनिधि मंडल भेजना था या फिर आपको किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाना था और आप उनसे बातचीत करते, कोई बीच का रास्ता निकालते, उनको समझाते, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों कि इसमें सियासत भी है साफ तौर पर, जिसमें विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें पंजाब की जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उनका भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। आप उनके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ट्वीट्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पूरे प्रदर्शन का राजनीतिकरण भी होगा और हो रहा है, लेकिन यहां पर बात है केंद्र सरकार की और किसानों की। अन्नदाता पर जिस प्रकार से आज उनके साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उन अन्नदाताओं के साथ जो हम सब का पेट पालते हैं, उन नेताओं का भी, जो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर एक नागरिक का जो पेट होता है वो पालता है किसान, और उसके साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे किसान भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जबरदस्ती या जानबूझकर उग्र हो रहे होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन आपने सब पर पानी की बौछार कर दी और आंसू गैस के गोले फेंके गए। ये गलत है, ये झड़प हुई, ये गलत है। और उस नदी पर आप देखिए कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग को फेंका गया, और भगवान न करे ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किसान उस नदी में गिर जाता तो ये कितना ही भयानक घटना हो जाती, ये सोचने की बात है। अब देखना दोस्तों यह है कि कितनी जल्दी ये मामला निपटता है, क्योंकि किसानों को नाराज नहीं किया जा सकता, किसानों को नाराज करना भी नहीं चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है। आज संविधान दिवस का भी अवसर है, और आज देखिए क्या इन किसानों को यह अधिकार नहीं है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में चले जाए। मैं मानता हूं कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा, मैं मानता हूं कि कोरोना के कारण इस प्रकार की भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, लेकिन अब आपने जब भीड़ को जुटने दिया तो आप उनसे बात कीजिए। इसके तहत दोस्तों दिल्ली में भी कई सारे इंतजाम किए गए। वहां पर मेट्रो जो है वो आज कई इलाकों में प्रतिबंधित रही, हरियाणा के क्षेत्र में मुख्य रूप से, और जो परिवहन की जो सेवाएं हैं उस पर भी असर पड़ा। तो आम लोगों को भी खासा तकलीफें होती हैं, लेकिन अन्नदाताओं की भी तकलीफों को समझना चाहिए केंद्र सरकार को। सियासत भी अपनी जगह चल रही है दोस्तों, उस पर तो मैं बात आज नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज जाते जाते और बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी श्रमिक संगठनों द्वारा, जिसको एक प्रकार से समर्थन दे रहे हैं वाम दल, जो वामपंथी दल है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी भी है, ये तमाम लोग जो हैं वो आज उन्होंने रेल भी रोकी, उन्होंने भी आज भारत बंद का आह्वान किया, उन्होंने भी आज मार्च किया। तो ये तमाम चीजें आज मैंने आपको बताई, आज के पूरे दिन की ये घटना थी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।